हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण जिसको अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रकाश टॉपिक को कवर किया था और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को किए थे। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम दर्पण टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण और ये दर्पण क्या होता है? तो दर्पण कांच की दूसरी सतह को जब सिल्वर के लेप से या किसी अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह कांच दर्पण कहलाता है। तो याद रखना है कि जब कांच की किसी दूसरी सतह को सिल्वर के लेप से लेप दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह कांच दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं अपसारी दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण जिसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें जो परावर्तक सतह होती है यह बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है, और अवतल दर्पण में परावर्तक की सतह अंदर की तरफ धंसी हुई रहती है। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि उभरी हुई सतह कौन से दर्पण में रहती है? तो आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण में उ वर्ड दिखाई दे रहा है। उ से होता है उभरा हुआ। तो याद रखना है कि उ से बन रहा है उभरा हुआ, यानी जिसकी सतह उभरी हुई है वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्थित एक दर्पण। और दर्पण, इसमें यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं ध्रुव। उसके बाद में पाया जाता है एक फोकस, और एक होता है दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र। तो याद रखना है दर्पण के अंदर एक तो ध्रुव होता है, एक होता है फोकस, और एक होता है वक्रता केंद्र। और दर्पण के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो दर्पण लिया हुआ है यह एक कटा हुआ दर्पण है। गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है, और जो गोला है इसके मध्य का बिंदु यह कहलाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के मध्य पाया जाता है फोकस। तो याद रखना है कि वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इन दोनों के मध्य पाया जाता है फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की डिस्टेंस कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव और फोकस के मध्य की डिस्टेंस कहलाती है फोकस दूरी। तो याद रखना है वक्रता त्रिज्या ये तो कहलाती है ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की डिस्टेंस, जबकि फोकस दूरी यह कहलाती है ध्रुव और फोकस के मध्य की डिस्टेंस। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, यानी कि ये जो वक्रता त्रिज्या है इसका आधा कर देंगे तो इससे निकल के आएगी फोकस दूरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है जो एग्जाम में पूछ लेता है, और ये फॉर्मूला है आवर्धन का। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/u। तो याद रखना है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/u 1/v + 1/u, जिसमें f ये तो होती है फोकस दूरी, तो f होती है फोकस दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बनता है इसकी डिस्टेंस होती है v, और u होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी ये ध्रुव है इससे वस्तु की दूरी कितनी है। जैसे वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी यह कहलाती है u। नेक्स्ट है प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है कि जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर परावर्तन और अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे स्थित है एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें निकलकर आगे स्थित दर्पण से टकराकर परावर्तन और अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु यहाँ पे है जबकि इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे।
प्रतिबिंब यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे स्थित है कोई ऑब्जेक्ट और इसका प्रतिबिंब बन रहा है इस जगह, और यह प्रतिबिंब बनता है, यह होता है आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब यह होता है सदैव उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सदैव उल्टा, जबकि आभासी प्रतिबिंब यह बनता है सदैव सीधा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ उल्टा। तो याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यह सदैव आभासी व सीधा बनता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी से, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्थित है कोई वस्तु और इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी तरफ। तो वस्तु और दर्पण के मध्य की जो डिस्टेंस है यह बराबर होगी प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य, यानी वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी से। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार समान होता है, यानी जैसी वस्तु है सेम ऐसा ही आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा समतल दर्पण में। v गति से यदि कोई दर्पण की तरफ आता है तो इसका प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यह यदि v वेग से दर्पण की तरफ जा रही है तो इसका प्रतिबिंब 2v गति से आता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि यदि यह v गति से आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब आ रहा है 2v गति से। नेक्स्ट है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यानी यह जो व्यक्ति है इसकी हाइट यदि 5 फीट है तो दर्पण मिनिमम होना चाहिए 2.5 फीट का, यानी जो वस्तु है उसकी आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। तो वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई के दर्पण के अंदर जो वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच में स्थित वस्तुओं के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है n बराबर 360 अपॉन थीटा। तो याद रखना है प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है n बराबर 360 अपॉन थीटा। अब 360, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जब इस फॉर्मूले से प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे आता है यदि आंसर सम संख्या में आता है तो उसमें से एक माइनस कर सकेंगे, और यदि विषम संख्या में आंसर आता है तो यही हमारा आंसर होगा। जैसे यदि दो समतल कोण थीटा डिग्री पर हो तो उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ऊपर 360 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 90। इनको यदि आपस में कट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, लेकिन ये जो 4 आ रहा है ये आंसर नहीं होगा क्योंकि संख्या आई है हमारे पास में सम संख्या। तो सम संख्या में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा -3। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हो और उनके बीच में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर 360 अपॉन थीटा। और इस फॉर्मूले से यदि हमारा आंसर सम संख्या में आता है तो उसमें से एक माइनस कर सकते, और यदि विषम संख्या आंसर आता है तो यही हमारा आंसर होगा। जैसा कि 90 डिग्री के एंगल पे निकाला था तो 360 अपॉन 90, तो हमारा आंसर आ रहा था 4, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इस 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण के उपयोग, जिसमें सबसे पहला उपयोग किया जाता है परिदर्शी में। परिदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि परिदर्शन में अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखा जाता है।
यानी पानी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिदर्शी का। और इसमें प्रयोग किए जाते हैं दो समतल दर्पण। एक तो पाया जाता है यहाँ पे समतल दर्पण होता है, और एक होता है इस जगह समतल दर्पण। और ये दोनों समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। नेक्स्ट है बहुरूपदर्शी। इसमें तीन समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीन दर्पण लगे हुए, और ये तीनों आपस में 60 डिग्री के कोण पर स्थित है। अब इस बहुरूपदर्शी में यहाँ से कोई व्यक्ति अंदर देखता है तो यहाँ पे स्थित कोई इमेज आपको इस तरह से हिलती हुई नजर आएगी, जैसे कि रियल में वीडियो चलता है उस तरीके से दिखाई देगी बहुरूपदर्शी के अंदर। जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ये आभास होता है। तो बहुरूपदर्शी इसमें तीन समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। और नेक्स्ट है चेहरा देखने वाले दर्पण में। तो चेहरा देखने वाले दर्पण में भी प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, जिसे कहते हैं अपसारी दर्पण। और एक है अवतल दर्पण, जिसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। अब इनको याद कैसे रखें कि कौन सा दर्पण अपसारी है और कौन सा दर्पण अभिसारी है। तो इनको याद रखने के लिए जो अभिसारी है, अभिसारी दर्पण क्या करता है, जितनी भी ये किरणें हैं इन सभी को एक जगह केंद्रित कर देता है। यानी अवतल दर्पण में जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं ये अवतल दर्पण से टकराकर एक जगह केंद्रित हो जाती है। तो ये होता है अभिसारी दर्पण। यानी जितनी भी किरणें आती है इन सभी को अभिसारी कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है एक जगह। जबकि अपसारी दर्पण ये प्रकाश की जितनी भी किरणें आती हैं इन सभी को फैला देता है। तो अपसारी दर्पण ये फैलाने का कार्य करता है, यानी अपसारी यानी जितनी भी किरणें हैं उनको अपसारी कर देता है। ये होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। इस दर्पण में प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है वह बाहर की तरफ उभरा होता है। यानी कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो उत्तल दर्पण में इसमें प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है वह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। जबकि जो अवतल दर्पण है इसमें जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराती है यह अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनता है। नेक्स्ट है इसकी फोकल लेंथ, ये पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण इसका जो दृष्टि क्षेत्रफल है ये काफी बड़ा होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। तो चारों तरफ फैला देता है इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। जबकि अवतल दर्पण ये प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्रफल काफी छोटा होता है। जबकि उत्तल दर्पण इसका दृष्टि क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है वह अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर है या कितनी पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में सबसे पहला है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में, और फोटो कैमरा या फिर फिल्म प्रोजेक्टर में। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि उत्तल दर्पण जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं इन सभी को फैलाने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण ये सभी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। अब जो गाड़ी के अंदर साइड मिरर लगा हुआ है यह प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, और जितनी ज्यादा दूर के अंदर ये फैलाएगा उतनी ही ज्यादा वस्तुएं साइड मिरर के अंदर दिखाई देगी। इसीलिए गाड़ियों में साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह इसके अंदर कवर होगी उतने ही पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो सभी दिखाई देगी। इसीलिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। सोडियम परावर्तक लैंप में, यानी जो लैंप होता है इसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। यानी जो लैंप होता है, रोड लाइटें होती है, उनका काम क्या होता है
चारों तरफ रोशनी को फैलाना। और उत्तल दर्पण का भी यही कार्य है कि ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। तो सोडियम परावर्तक लैंप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। एक फोटो कैमरा या फिर फिल्म प्रोजेक्टर में, इसमें भी प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि फोटो कैमरे में ये ज्यादा से ज्यादा जगह को कवर करता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर, सोडियम परावर्तक लैंप, फोटो कैमरा, इन सभी में। जबकि एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, जितने भी प्रकाश की किरणें उन सभी को एक जगह केंद्रित कर देता है। यानी अवतल दर्पण में जितने भी प्रकाश की किरणें होगी वह सभी एक जगह केंद्रित होगी। और इसके उपयोग होते हैं मोटरसाइकिल की हेडलाइट में। यानी आगे की तरफ जो हेडलाइट लगी होती है वह एक फिक्स जगह पे फोकस करती है, यानी अपनी लाइट को एक फिक्स जगह पे डालती है। क्योंकि जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको सिर्फ सामने रोड की वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए, बाकी साइड में क्या है क्या नहीं है वो उसको नहीं दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हेडलाइट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सेविंग मिरर में, यानी कि जब सेविंग करते हैं उनमें चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि अवतल दर्पण ये जितनी भी प्रकाश की किरणें उनको एक जगह फोकस कर देता है। इसीलिए सेविंग मिरर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर, यानी सोलर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जो प्रकाश की किरणें ये सभी आके एक जगह केंद्रित हो जाती है, इसीलिए सोलर कुकर में खाना बन जाता है। सिनेमा के प्रोजेक्टर में, दूरदृष्टि के अंदर और सर्च लाइट के अंदर। सर्च लाइट में क्या होता है कि जब लाइट के द्वारा किसी वस्तु को सर्च किया जाता है तो फोकस या फिर जो लाइट है उसको एक जगह केंद्रित करना होता है। लेकिन उत्तल दर्पण ये तो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। इसीलिए सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ में, यानी जो दांतों के विशेषज्ञ है ये किसी विशेष दांत को देखते हैं, बाकी के एरिया को इनसे कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए प्रयोग करते हैं ये अवतल दर्पण का। तो आपको याद रह जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो प्रयोग है इनको हमने सिंपल से ट्रिक से कवर कर लिया है। आई होप आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है यह बनता है बहुत ही छोटा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, यानी यहाँ पे है अनंत और जो सी पॉइंट है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इन दोनों के मध्य प्रतिबिंब हो, इन दोनों के मध्य यदि वहां पे वस्तु हो तो वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेगी और फोकस से गुजरती हुई दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जाएगी। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, और यह बनता है वस्तु से छोटा। तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, और यह बनता है वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट है यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर ही, और यह बनता है वस्तु के बराबर। तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना है, और यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, यानी वक्रता केंद्र और इस फोकस के मध्य वस्तु हो, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, और यह बनता है वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब तो बनता है अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, और यह बनता है वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक। नेक्स्ट है यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो फोकस पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और लास्ट है यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो, तो इस समय जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा दर्पण की तरफ। यानी फोकस व ध्रुव के मध्य कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की तरफ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा यह बनेगा वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। जितनी भी ये 5 कंडीशन है
इन सभी में बन रहा था वास्तविक जब और उल्टा प्रतिबिंब। जबकि फोकस व ध्रुव के मध्य वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी, और यह बनता है दर्पण के पीछे की तरफ। बाकी जितनी भी स्थिति है उनमें दर्पण की तरफ ही बनता है, लेकिन इस वाली स्थिति में दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। तो आपको याद रखना है ये जितनी भी कंडीशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में आपको सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु जब अनंत पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, और जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा यह वस्तु से बहुत ही छोटा, आभासी और सीधा होगा। और जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य कहीं भी स्थित हो, यानी यह ध्रुव हो गया और यहाँ पे स्थित है अनंत, इनके मध्य यदि वस्तु कहीं भी स्थित हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह बनेगा ध्रुव पर, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। तो दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो वस्तु जब अनंत पर हो तो इस समय वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा, आभासी और सीधा। और एक याद रखनी है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य कहीं भी स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा छोटा, आभासी, सीधा, और यह बनेगा ध्रुव व फोकस के मध्य। तो ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन से दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी बड़ा नहीं बनेगा, तो यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यह था आज का हमारा मिरर चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले प्राप्त हो सके।